Hello and welcome to my YouTube channel. Finally the wait is over because economic survey and budget पे session जो बच्चे बहुत टाइम से बोल रहे थे that मैम प्लीज़ इसको डिकोड कराओ कवर करवाओ is finally here. Just to brief you all that economic survey and budget की जितनी भी prominent themes है, keeping in mind the previous year trends will be covered with the help of MCQs so that आपको ईजी रहे अंडरस्टैंड करने में कि अगर क्वेश्चन आएगा इस थीम पे तो किस तरीके से आएगा, क्या स्टेटमेंट्स पूछे जा सकते हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में से. बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, बिफोर वी मार्च फॉरवर्ड, वन थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपके स्टैटिक पोर्शन बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए. बिकॉज अगर इसमें टर्म्स आ रहे हैं कि प्राइमरी डेफिसिट लास्ट 5 सालों में डिक्रीज हो रहा है या हमारा इंडिया का मर्केंडाइज एक्सपोर्ट एज कम्पेयर टू सर्विस एक्सपोर्ट लेस है, तो you need to be very clear with these terms as to what do we mean by merchandise export, what are the items that we are exporting the most, what are the items we are importing the most. ओवरऑल जनरल ट्रेंड्स पता होने चाहिए, हर साल का एक एक ट्रेंड कि इस साल क्या स्टेटस था, उससे पिछले साल क्या स्टेटस था. दैट इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज यूपीएससी आपकी जनरल ऑब्जर्वेशन को टेस्ट करता है, नॉट दैट कि वो हर साल के आपसे डेटा को पूछेंगे. ऑल्सो स्टूडेंट्स, जितनी थीम्स मैंने यहाँ पे कवर कराई हैं आप कोशिश करिएगा कि उस पर ही स्टिक करें, अदरवाइज ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत पेनफुल बन जाएंगे बिकॉज इट इज़ लिटरली इम्पॉसिबल कि आप उसको पूरा पढ़ के जाएं, हर एक डेटा को मगअप करके जाएं. सेशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. आज पार्ट 1 आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कल मैं आपके साथ पार्ट 2 शेयर करूंगी जहाँ पे रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे. नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन विच सेज और टॉक्स अबाउट इंडिया का एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज. आपको पता ही होगा कि इंडिया गुड्स एक्सपोर्ट भी करता है एंड इम्पोर्ट भी करता है. सर्विसेज की जब बात करें तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है, इम्पोर्ट करता है. नाउ व्हाट एल्स डू वी नीड टू प्रिपेयर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. फर्स्ट थिंग दैट यू शुड बी वेरी क्लियर इज स्टूडेंट्स, यू शुड नो जस्ट अ मिनट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इंडिया एज कम्पेयर टू सर्विसेज, अगर हम कंपेयर करें सर्विसेज एंड गुड्स का एक्सपोर्ट, तो इंडिया सर्विसेज में एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है या गुड्स का एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है. तो नीडलेस टू से अगर स्टैटिक पोर्शन क्लियर है तो हम सर्विस एक्सपोर्ट में चैंपियंस हैं एज कम्पेयर टू गुड्स के एक्सपोर्ट में. नाउ सर्विसेज में जब हम बात करते हैं तो व्हाट आर द टॉप 2 आइटम्स या टॉप 3 आइटम्स जो इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है. First being the telecom and computer services, second being the consultancy services like advisory, legal advisory, management consultancy. जब हम exports, which is merchandise exports की बात करते हैं, टॉप 3 ऐसे कौन से आइटम्स है जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है. आपके सामने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है इंजीनियर्ड गुड्स, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी. पेट्रो प्रोडक्ट्स की खास बात यह है कि इंडिया का जब आप इम्पोर्ट का डेटा देखेंगे कि कौन से ऐसे आइटम्स है जो इंडिया सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करता है, तब आपको वहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स दिखेंगे क्योंकि इंडिया में ब्रेंट क्रूड पेट्रो के प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं एंड वी आर डिपेंडेंट अपॉन इम्पोर्ट्स. बट इंडिया में इनकी प्रोसेसिंग बहुत अच्छी होती है एंड द पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया, प्रोसेस्ड इन इंडिया आर डिमांडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो एक्सपोर्ट्स में भी ये 2nd नंबर पे आता है. इंडिया की ग्लोबल ट्रेड में पार्टिसिपेशन की बात करें तो इंडिया 13th लार्जेस्ट प्लेयर है विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल ट्रेड. गुड्स एंड सर्विसेज में इसको बाइफरकेट करें तो गुड्स के एक्सपोर्ट, गुड्स के ट्रेड में इंडिया का हिस्सा 1.6% है एंड सर्विसेज का ट्रेड जो ऑल ओवर वर्ल्ड हो रहा है वहाँ पे इंडिया का हिस्सा इज 4.2%. मतलब पूरे ग्लोबल ट्रेड में से सर्विसेज की जब बात करती हूँ तो 4% इज वेयर वी आर पार्टिसिपेटिंग, वेयर वी आर एक्सपोर्टिंग एज वेल एज इम्पोर्टिंग ऑल्सो. नाउ अगर हम कंपेयर करें कि हम सर्विसेज ज़्यादा एक्सपोर्ट करते कि गुड्स ज़्यादा एक्सपोर्ट करते, तो नीडलेस टू से है कि हम जो सर्विसेज हैं वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं एज कम्पेयर टू गुड्स. तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है. नाउ लास्ट 20 साल के ट्रेंड की बात करें तो इंडिया में जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज ही हो रहा है. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स लिए गए थे तो रैदर देन द सेकेंडरी सेक्टर गेटिंग डेवलप, मेजॉरिटी ऑफ जो इन्वेस्टमेंट थी इंडिया के टर्शरी सेक्टर में आई थी. एंड टर्शरी सेक्टर क्योंकि इतना एफडीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आए, वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ तो हम सर्विसेज में काफ़ी ज़्यादा ग्रो करें, हमारा टर्शरी सेक्टर ज़्यादा ग्रो किया है. टर्शरी सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी सबसे ज़्यादा है अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी से कंपेयर करें. तो इवन इफ़ यू डोंट नो द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, आप डेफिनेटली डिराइव भी कर सकते हो इन्फॉर्मेशन
from the logic that you have learned from the other information throughout your preparation. Computer services and business service exports account for majority of India's service exports. Yes, we know that also कि yes, consultancy services जैसे ये मैंने आपको बोला business processing outsourcing जो होता है, इनमें इंडिया चैम्पियन, वन ऑफ द एस लीडर्स है, एंड एट अ वेरी कॉस्ट कॉम्पिटिटिव कॉस्ट इंडिया ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है. तो तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं इसके बिहाफ पे. ऑल्सो आगे चलने से पहले मैंने आपको क्या बोला, आपको क्या याद रखना एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, टॉप 3 आइटम्स विच वी आर एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग बोथ फॉर गुड्स एंड इन द सर्विस सेक्टर. Next question, which of the following deficits has seen constant decline in the last few years? अब अगर स्टेटमेंट एकदम प्रिसाइज आता लास्ट 10 ईयर्स में, तो आप 2025 में पेपर दे रहे हो, 2015 से 25 आपका 10 ईयर का टेन्योर हुआ, तो अगर वहाँ पे ये स्टेटमेंट आता जो कि ऑलरेडी एक बार प्रीलिम्स में आ चुका है, आई थिंक 2021 में, कि सारे फिस्कल डेफिसिट कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हो रहा है. तो इवन इफ यू हैव नॉट रेड दिस स्टेटमेंट, इफ यू हैव नॉट कवर्ड इकोनॉमिक सर्वे, लॉजिक भी लगाओगे तो ये पॉसिबल है ही नहीं है. क्यों? क्योंकि बीच में आया था कोविड, एंड कोविड के टाइम गवर्नमेंट के खर्चे बढ़े थे, और अगर गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट भी इंक्रीज होगा ही होगा. और फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, उनका इम्पैक्ट दूसरे डेफिसिट्स पे भी पड़ेगा. क्योंकि फिस्कल डेफिसिट में हम क्या देखते हैं, जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बोरोइंग्स पे, तो अब अगर हमारी बोरोइंग्स इंक्रीज हो रही है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट को कवर कहाँ से करेंगे, तो इफ बोरोइंग्स इज गेटिंग इंक्रीज्ड तो हमारी इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो भी इंक्रीज होगी. बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि लास्ट फ्यू ईयर्स में, तो हम मान के चल रहे हैं लास्ट 3-4 साल की बात हो रही है, डिक्लाइन हुए हैं. येस, बिकॉज आफ्टर कोविड जब से इकोनॉमी वापस बैक ऑन ट्रैक आई है, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है अपनी पोजीशन को फिर से कंसोलिडेट करने की. क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर मैंडेट है FRBM एक्ट का कि वी हैव टू कीप फिस्कल डेफिसिट विद इन द डिफाइंड लिमिट्स as prescribed under the FRBM Act. So all of these deficits, अब यही बात मैं स्टार्टिंग में कह रही थी सेशन के, कि इन केस अगर आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं एज टू व्हाट इज FD, PD, RD, ERD, देन दिस सेशन विल मेक नो सेंस टू यू. जैसे ही अगर आप क्लियर हो, बस अब आपको करना क्या रह जाएगा, आपको सिर्फ एक जनरल ट्रेंड को पकड़ना है. और ट्रेंड क्या कह रहा है कि ये डिक्लाइन कर रहे हैं, लॉजिक भी कह रहा है कि कोविड के बाद गवर्नमेंट अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है. उसकी वजह से राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ देम आर डिक्लाइनिंग, ऑल द डेफिसिट्स आर डिक्लाइनिंग सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जो टैक्सेस हैं, बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर कंट्रीब्यूशन टू टोटल टैक्स रेवेन्यू. पहली बात हमें ये पता होना चाहिए, गवर्नमेंट का इस बार जो टैक्स कलेक्शन हुआ है, ठीक है ना, हर साल डेटा रिलीज होता है, कहाँ पे बजट की जो समरी आती है जिसमें 2 पाई चार्ट्स आते हैं कि मनी सबसे ज़्यादा आया कहाँ से, वेयर डज द रुपी कम फ्रॉम्स, एंड रुपी सबसे ज़्यादा जाता कहाँ है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द टैक्स रिसीट्स, तो सबसे पहले डेटा मुझे क्या पता होना चाहिए कि टैक्स पूल में, टैक्स रेवेन्यू में, इज इट द डायरेक्ट टैक्स विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर और इनडायरेक्ट टैक्स. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायरेक्ट टैक्स इज व्हाट कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर टू द टैक्स रेवेन्यू एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट टैक्सेस. अब डायरेक्ट टैक्स में भी मुझे क्या बाइफर्केशन पता होना चाहिए कि क्या कॉर्पोरेट टैक्स ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है या इनकम टैक्स कंट्रीब्यूट कर रहा है. क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में तो मुझे पता है कि देयर इज ओनली वन प्रोमिनेंट टैक्स विच इज एग्जिस्टिंग, विच इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स. बट डायरेक्ट टैक्स में वी हैव कॉर्पोरेट टैक्स, वी हैव इनकम टैक्स, वी हैव सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, वी हैव कैपिटल गेन्स टैक्स. प्रोमिनेंट वन बीइंग कॉर्पोरेट एंड इनकम, तो उसमें मुझे पता होना चाहिए कहाँ से सबसे ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, गवर्नमेंट को कहाँ से टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हो रहा है. तो लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू कि सबसे कम क्या बोल रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में. तो मेरे को सबसे पहले कौन सा टैक्स या ड्यूटी लिखनी है जिसका कलेक्शन सबसे या कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे कम है टैक्स रेवेन्यू में. द फर्स्ट वन बीइंग द कस्टम ड्यूटी. उसके बाद बात करें, देन कम्स दी कॉर्पोरेट टैक्स, फिर आता है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड देन आता है हमारा पर्सनल इनकम टैक्स, जो कि इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप फर्म्स के ऊपर, प्रोप्राइटरशिप्स के ऊपर, प्रोप्राइटरी फर्म्स के ऊपर लगता है. दैट इज हाउ. अब देखो क्वेश्चन में इन्होंने गुड्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों को मिक्स करके पढ़ लिया, क्वेश्चन पूछ लिया. तो इतनी रेडीनेस हमारे होनी चाहिए व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन मोल्ड करके, इन्फॉर्मेशन मोल्ड करके पूछ ली जाए, वी आर इन द पोजिशन टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें कि यूनियन बजट 2025-26
इस बार उसकी थीम क्या थी, ना कि सिर्फ इस साल की थीम मुझे पता होनी चाहिए, मुझे पिछली साल थीम क्या थी, किस थीम पे बजट रिलीज हुआ था उसका भी आइडिया होना चाहिए। तो इस साल का जो बजट था उसकी थीम थी सबका विकास। क्यों गवर्नमेंट सबके विकास की, सबका विकास मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ, बैलेंस ग्रोथ, वेयर एवरी रीजन, every strata of society is growing, the benefits of growth is percolating to the lowest level of the society, lowest strata of the economy, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉरवर्ड टू रीच द गोल ऑफ विकसित भारत बाय 2047। और कंट्री डेवलप कंट्री कब बनेगी? व्हेन एवरीवन इज पार्टिसिपेटिंग इन दैट ग्रोथ प्रोसेस as well as the beneficiary of that growth process. So सबका विकास is the theme for this year's budget. मैंने आपको क्या बोला, आपको लास्ट ईयर वाले बजट का आइडिया होना चाहिए कि उसकी थीम क्या थी। अगर टाइम नहीं है इसको फिगर आउट करने का, डोंट वरी, मैं इन क्वेश्चंस के साथ आपको डिटेल्ड आंसर की भी दूंगी, जहाँ पे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हम सेशन में नहीं डिस्कस कर पाएंगे बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम, जस्ट गो थ्रू दैट इन्फॉर्मेशन, तो आपका और भी जो 1-2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं वो भी प्रिपेयर हो जाएंगे। Now the next question, which talks about a scheme that was announced in this year's budget, which is प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। तो कृषि मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगी, ये तो मुझे समझ आ रहा है। इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट 100 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई कर रही है जहाँ पे कुछ मेट्रिक्स जो हैं वो बहुत ही पुअर, मतलब पुअर कंडीशंस हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी फॉर फार्मर्स इज़ नॉट दैट ग्रेट, प्लस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, भाई जब फसल कट गई उसको स्टोर करने की जगह नहीं है, तो जिसकी वजह से जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं गवर्नमेंट ने, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उनको कन्वर्ज करने की कोशिश कर रही है और उनके फंड्स को ठीक से यूटिलाइज करने की कोशिश कर रही है। तो इससे मुझे क्या समझ आती है, जो ये स्कीम है प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, इसमें क्या गवर्नमेंट ने अलग से बजट एलोकेट किया है इसके लिए? नहीं, गवर्नमेंट ने बजट एलोकेट नहीं किया है। गवर्नमेंट कह रही है ऑलरेडी स्कीम्स चल रही हैं, उन्हीं के एफर्ट्स को हम कन्वर्ज करेंगे और जो 100 डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे परफॉर्मेंस इज नॉट दैट ग्रेट उनको आइडेंटिफाई करके उनको इम्प्रूव, उनको पुश करने की कोशिश करेंगे। तो क्योंकि अब हमें स्कीम समझ आ गई है तो ये स्टेटमेंट विद द ल्यू ऑफ दैट बिकम्स रॉन्ग। बचता है फर्स्ट स्टेटमेंट, इट विल बी फंडेड थ्रू द कन्वर्जेंस ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर स्कीम एंड नो सेपरेट एलोकेशन हैज बीन मेड। यही तो हमने पढ़ा है और रिवाइज भी हो गया हमारा ये स्टेटमेंट कि कोई सेपरेट एलोकेशन नहीं किया जाएगा इस स्कीम के लिए। अलॉन्ग विद प्रमोटिंग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स the availability of credit by providing agricultural loan to farmers. Yes, exactly. जो already schemes हैं existence में, which is there to aid the farmers, which is there to increase the availability of collateral free credit to the farmers. जैसे किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की बात करें, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की बात करें, ठीक है, तो वो उसके थ्रू गवर्नमेंट हेल्प पहुंचाएगी 100 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो मेरे लिए कौन सा स्टेटमेंट सही हुआ? फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही हुआ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच टॉक्स अबाउट द ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क है, बजट में इंट्रोड्यूस हुआ है, कौन से वाले रीसेंट बजट, तभी तो हम पढ़ रहे हैं। तो अब ये फ्रेमवर्क किसके बारे में बात कर रहा है? तो नाम से समझ आ रहा है ग्रामीण क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर क्या होता है? बेसिकली इट हेल्प्स यू असेस योर क्रेडिट वर्दीनेस, की जब हम लोन लेने जाएं तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दिखा सकें कि दिस इज माय क्रेडिट वर्दीनेस, इससे पहले भी हमने लोन लिया था, एंड सी द स्टेटमेंट कि हमने इसको कितना टाइमली या कितना अनटाइमली चुकाया था, सो दैट उस मेट्रिक को देख के कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आपको लेंड करने वाला है, भले वो NBFC हो या कोई बैंक हो, कुड बी शेड्यूल कमर्शियल बैंक, कुड बी रीजनल रूरल बैंक, वो असेस कर सके कि कितना लोन देना है, देना भी है या नहीं देना है, और कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर क्या कर रहा है? इट विल हेल्प द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन असेसिंग द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ whom? ऑफ इंडिविजुअल्स एज वेल एज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इन दोनों के साथ एक प्रॉब्लम कॉमन क्या है कि दोनों के पास कोलेटरल नहीं होता। तो ये क्या चीज़ वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी की तरह रखवाएंगे, या किस चीज़ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेट लेगा? ऑन द बेसिस ऑफ कि इनका पास्ट रिकॉर्ड क्या रहा है रीपेमेंट्स का, अगर इन्होंने लोन लिया है। तो इंडिविजुअल्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की एक्सेस टू क्रेडिट
को स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये फ्रेमवर्क डेवलप किया गया है। बाय हुम? यहाँ पे लिखा है इट इज बाय नाबार्ड। नो, नाबार्ड के द्वारा नहीं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स इसको मिलके डेवलप करेंगे इस फ्रेमवर्क को। कौन से फ्रेमवर्क को मेरे को रिवाइज करना है? ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क। क्रेडिट वर्दिनेस असेस करी जाएगी, किसकी करी जाएगी? इंडिविजुअल्स प्लस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की करी जाएगी। और ये फ्रेमवर्क कौन डेवलप करेगा? पब्लिक सेक्टर बैंक्स डेवलप करेंगे। ये स्टेटमेंट इसलिए मेरा गलत हो गया। And along with rural population, it will address the credit needs of self-help groups, which is yes, right, बिल्कुल। तो इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट मेरा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अर्बन चैलेंज फंड, ठीक है। सो अर्बन चैलेंज फंड, फंड मतलब पैसा कहीं यूटिलाइज किया जाएगा। नाम से समझ आ रहा है, अर्बन चैलेंज मतलब अर्बन एरियाज को डेवलप करने की बात करी जा रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कौन से अर्बन एरियाज को टारगेट किया जाएगा, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि ये जो फंड है इसमें पैसा कहाँ से आएगा। तो फंड का बाइफर्केशन बताती हूँ आपको कि फंड में पैसा आएगा। गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कंडीशन लगाई है कि फंड में कुछ हिस्सा तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, ठीक है, कुछ हिस्सा विच इज अप टू 25% गवर्नमेंट डालेगी, ठीक है। एंड एटलीस्ट 50% ऑफ द मनी शुड कम फ्रॉम बॉन्ड्स, बैंक लोन्स या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब ये पैसा यूटिलाइज, ये फंड कहाँ यूटिलाइज होगा? इन डेवलपिंग द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर विच विल इंश्योर अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द अर्बन एरियाज। नाउ व्हाट इंफ्रास्ट्रक्चर? जैसे कि वाटर अवेलेबिलिटी, ट्रांसपोर्ट अवेलेबिलिटी। कौन से एरियाज को, कौन से सिटीज को टारगेट किया जाएगा? तो यहाँ लिखा है इट विल बेसिकली टारगेट टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज। उनको डेवलप करने के लिए ये फंड रिलीज, इंट्रोड्यूस, अनाउंस किया गया है। जहाँ पे फिर से क्या रिवाइज करना है कि 25% फंडिंग गवर्नमेंट देगी, ना कि अर्बन लोकल बॉडी। तो ये गलत हो गया। एंड एटलीस्ट 50% कहाँ से आएगा? फ्रॉम बॉन्ड्स, बैंक लोन्स एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से आएगा। स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का तो अपर लिमिट क्या है? 25% है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। एंटायर फंडिंग अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट शेयर मस्ट कम सोली, ऐसा तो गवर्नमेंट कह ही नहीं रही है। इट विल बी अ ब्लेंड ऑफ क्या? बॉन्ड्स, बैंक लोन्स। यू डोंट नीड टू नोट इट डाउन। क्यों? आई हैव ट्राइड टू सेव योर टाइम बाय प्रोवाइडिंग योर डिटेल आंसर की उसको डाउनलोड करना, उसी में मार्क करना एंड यू विल बी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है विद रिस्पेक्ट टू रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम। अगेन ये प्रोग्राम कहाँ अनाउंस किया गया है? इस बार के बजट में अनाउंस किया गया है। तो ये जो प्रोग्राम है क्या समझ आ रहा है? थोड़ा सा डिकोड करें। रूरल प्रॉस्पेरिटी, रूरल एरियाज की प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने के लिए और उनकी रेजिलियंस बढ़ाने के लिए, ताकि कोई भी अगर एक्सटर्नल शॉक आता है, कोई कंटिजेंसी जैसी सिचुएशन आती है, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो इम्पैक्ट ना हो, वहाँ पे जो जॉब्स क्रिएशन है वो वैसी की वैसी ही रहें। तो रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम इज फोकस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज? रूरल एरिया में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को डेवलप करना। वाई? बिकॉज इट विल हेल्प इन फर्दर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना एंड लैंडलेस फार्मर्स जो हैं, जो कल्टीवेटर्स हैं सिर्फ, जिनके पास लैंड नहीं है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का प्रेवलेंस है इन द रूरल एरियाज। तो उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम। तो ये की एरियाज जो हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। एक बार देखें, डेवलपमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज इन रूरल क्लस्टर्स नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। गवर्नमेंट नहीं कह रही है कि हम हेवी इंडस्ट्रीज़ का फोकस वहाँ पे डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। एनहांसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी यूजिंग मॉडर्न, येस एब्सोल्युटली, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना तो गवर्नमेंट का फोकस है ही है। कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होती क्या है? दोज हु डोंट अंडरस्टैंड, इनपुट आउटपुट रेशियो, कितना इनपुट डाला और कितना आउटपुट। सो कम से कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट जनरेट हो सके। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। फोकसिंग ऑन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर रूरल एरियाज एंड प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल बेसिक इनकम। नहीं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम जब अनाउंस होगी तो रूरल में क्यों होगी? हर जगह नाम ही क्या है? यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट लग रहा है, मेकिंग 2 and 3 इन द राइट आंसर। क्वेश्चन 9 की बात करें तो गवर्नमेंट, अगेन डेफिसिट की बात हो रही है। स्टेटमेंट 1 है कि गवर्नमेंट प्लान्स टू अचीव अ फिस्कल डेफिसिट
ऑफ 4.4% ऑफ द GDP बाय 25-26। हर साल के डेफिसिट के टारगेट जो गवर्नमेंट अपने लिए अनाउंस करती है वो पता होना चाहिए। FRBM के क्या टारगेट्स हैं, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट पे अलग से क्वेश्चन आ चुका है, FRBM पे भी क्वेश्चन आ चुका है 2 बार। एक बार तो जो स्टेटमेंट्स FRBM एक्ट मैंडेट करता है टू रिलीज अलॉन्ग विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द टारगेट्स विच आर सेट अंडर FRBM एक्ट फॉर द गवर्नमेंट टू अचीव, फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कलेक्टिवली फॉर बोथ ऑफ देम एज वेल। तो टारगेट्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं कि गवर्नमेंट ने इस बार के लिए क्या टारगेट्स अपने लिए सेट किए हैं। फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट ने बोला है हम कोशिश करेंगे कि 4.4% तक ले आएँ। रेवेन्यू डेफिसिट कहाँ तक लिया है, 1.5%, एंड प्राइमरी डेफिसिट 0.8% तक। तो गवर्नमेंट प्लान्स टू अचीव, यस बिल्कुल, स्टेटमेंट 1 मेरे लिए करेक्ट है। तो ये गलत हो गया मेरे लिए। ओके, वी आर स्टिल लेफ्ट विथ 3 स्टेटमेंट्स। FRBM Act mandates that the fiscal deficit should be gradually reduced in the long run to ensure macroeconomic stability। इसलिए तो ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था 2003 में। क्योंकि गवर्नमेंट की जो बोरोइंग है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी इन द लेट 90s, एंड देयर वाज अ टाइम वेयर इंडिया वाज कंसिडर्ड एज द डेट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। गवर्नमेंट के ऊपर जब डेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, देन गवर्नमेंट का जो क्रेडिट वर्दीनेस है, क्रेडिट रेटिंग है, वो डिक्लाइन होने लग जाती है। क्योंकि लोन ले रखा है, जितना ज़्यादा लोन इंक्रीज होता है उतना ज़्यादा जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज उन्हें लगता है दे गेट मोर स्केप्टिकल कि ये वापस उतार पाएंगे कि नहीं उतार पाएंगे। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है ना, एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट 1। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। नेक्स्ट इज आत्मनिर्भरता मिशन अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने। किसमें आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट इस बार पल्सेस में। नेक्स्ट 6 साल के लिए टारगेट डिफाइन किया है कि बाय 2029 गवर्नमेंट वांट्स टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन दीज 3 पल्सेस, तूर दाल, उड़द दाल एंड मसूर। ये सब हमारे घर बनती है, तो इनके नाम याद रखना। इसका एक तरीका भी है याद करने का कि ये कैसे, क्योंकि कंफ्यूजन भी हो जाती है कई बार, तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो तुरमा करके। आई मेड दिस फॉर यू व्हाइल आई वाज मेकिंग माई नोट्स। TU स्टैंड्स फॉर तूर दाल, UR स्टैंड्स फॉर उड़द एंड MA स्टैंड्स फॉर मसूर दाल। तो तुरमा दाल जो हो गई, कलेक्शन ऑफ पल्सेस हो गई, इसमें गवर्नमेंट ने बोला है वी वुड ट्राई टू बी सेल्फ सफिशिएंट बाय 2029। वाई? बिकॉज इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ पल्सेस। क्या इंडिया में पल्सेस नहीं बनती? इंडिया में बिल्कुल पल्सेस का प्रोडक्शन होता है, लेकिन कंजम्पशन इतना ज़्यादा है दैट वी हैव टू डिपेंड अपॉन इम्पोर्ट ऑफ pulses to manage the demand in the country. So it has a 6-year tenure for these dal. Yes, aims to develop climate resilient seeds, enhance protein content, also enhance protein content in the pulses, and mission ensures unlimited procurement of selected pulses for 4 years through Food Corporation of India. अच्छा, तो गवर्नमेंट ये आत्मनिर्भर होने की कोशिश कैसे कर रही है, आगे के डिटेल्स पढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट कह रही है इन दालों के ऊपर, इन पल्सेस के ऊपर भी हम MSP अनाउंस करेंगे, एंड MSP अनाउंस करेंगे तो मतलब गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी। गवर्नमेंट के बिहाफ, गवर्नमेंट खुद तो प्रोक्योर करने जाती नहीं है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन सी एजेंसी, इज इट द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो प्रोक्योर करेगी। एंड अगर ये वहाँ पे क्वेश्चन आता है तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स विल थिंक येस, बिकॉज हमने यही पढ़ा है कि राइस एंड वीट या कोई भी प्रोक्योरमेंट होता है ऑन MSP इज डन बाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बट विद रिस्पेक्ट टू दिस मिशन, प्रोक्योरमेंट विल बी डन बाय नाफेद एंड NCCF। क्या प्रोक्योरमेंट अनलिमिटेड होगा? Yes, the procurement will be unlimited but will be done by NAFED and NCCF. कैसे करेगी? MSP अनाउंस करेगी so that it provides incentive for the farmers to produce, क्योंकि प्राइस अश्योरेंस मिल गया कि कोई प्रोक्योर करे ना करे, गवर्नमेंट आपसे प्रोक्योर करेगी। उससे क्या होगा? वही सेम चीज़ जो राइस एंड वीट के साथ करी थी गवर्नमेंट ने, कि गवर्नमेंट ने बोला यू प्रोड्यूस यूजिंग दी सीड्स एंड वॉट एवर विल बी द प्रोड्यूस वी विल प्रोक्योर फ्रॉम यू ऑन अ प्राइस कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस और द प्रोक्योरमेंट प्राइस। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दीज 2 स्टेटमेंट्स आर राइट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, चलो वो धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वो मैं बताऊंगी।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ भारत ट्रेड नेट. अब ये भारत ट्रेड नेट क्या है, बीच में एक वर्ड आ रहा है ट्रेड, तो मतलब डेफिनेटली ट्रेड, व्यापार, इंटरनेशनल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ होगा. तो ये भारत ट्रेड नेट एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो गवर्नमेंट कह रही है हम डेवलप करेंगे. इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके गवर्नमेंट क्या हासिल करने की, क्या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश कर रही है. गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई बहुत सारे, जब भी हम कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, देयर आर many documents that needs to be filed with the government. वो डॉक्यूमेंट फाइल होते हैं, वो अप्रूव होते हैं, which increases the time of transport from one country to another country, plus also at the same time increases the cost of transport, which is the logistic cost. तो गवर्नमेंट कह रही है भारत ट्रेड नेट, हम एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे जिसमें हम 30 ट्रेड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको डिजिटाइज कर देंगे, क्योंकि डिजिटाइज होने से उनसे रिलेटेड जो भी कंप्लाइंसेज हैं वो बहुत ही स्पीडी तरीके से पूरे किए जा सकें. उससे होगा क्या, जो मैनुअल टाइम लगता था इन फाइलिंग दोज डॉक्यूमेंट्स वो रिड्यूस हो जाएगा. Also, it will align with the global principle of World Trade Organization कि हमको नॉन टैरिफ बैरियर्स. भाई अगर आप ये देखो कि मेरे यहाँ पे कोई शिप आ रही है दूसरे कंट्री की और मैं उस प्रेफरेंस दे रही हूँ अपने शिप्स के डॉक्यूमेंट को क्लियर करने की, या आई एम टेकिंग टू मच टाइम टू probably fill those documents manually and provide the clearances कि अब हम जो है स्पेसिफिक गुड्स जो हैं उसको अनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना, लैंड पे. तो क्या होता है, ये नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं. मैं गवर्नमेंट डेलिबरेटली उस टाइम को इंक्रीज भी कर सकती है कि नहीं ये भी डॉक्यूमेंट्स फिल करने पड़ेंगे, वो भी आपको कंप्लाइंसेस करने पड़ेंगे. सो जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारी शिप जब दूसरी कंट्री जाएगी तो वो भी हमारे साथ ऐसे ही करेंगे, दैट दे विल आस्क 10 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स की ये फाइल करोगे तभी आपकी शिप को हम अनलोड करने की परमिशन देंगे. सो इफ़ वी आर ट्राइंग टू डू दैट, इफ़ वी आर ट्राइंग टू क्रिएट सच इंफ्रास्ट्रक्चर विच विल रिड्यूस द टर्न अराउंड टाइम फॉर शिप बाय डिजिटाइजिंग द ट्रेड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, सो इट अलाइंस विद द रिडक्शन ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स. नाउ दैट वी नो व्हाट इज भारत ट्रेड नेट, ट्रेड इंटरनेट से कंफ्यूज मत करना, ट्रेड मतलब व्यापार से रिलेटेड कुछ गवर्नमेंट स्कीम लेके आई है, कुछ डेवलपमेंट लेके आई है. तो इट इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म टू स्ट्रीमलाइन इंटरनेशनल ट्रेड एंड डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंसिंग इज राइट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द अनदर मिशन. मिशंस ही मिशन, स्कीम्स ही स्कीम्स, नंबर्स ही नंबर्स है. तो ये सेशन डेफिनेटली थोड़े से हैवी एग्जॉस्टिंग लगते हैं, बट दैट इज़ हाउ इट इज़. अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी क्वेश्चन वहाँ स्ट्राइक कर गया और 2 नंबर मेरे पॉजिटिव आ गए, सो व्हाट कुड बी मोर बेस्ट देन दैट. तभी प्लीज़ सारा फोकस स्क्रीन पे रखिएगा, फ़ोन्स अपने स्विच ऑफ कर दीजिएगा. अगर लैपटॉप से देख रहे हो और अगर फ़ोन से देख रहे हैं तो मेक श्योर आप उसको डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे देख रहे हो, सो दैट बीच में कॉल्स आ रहे हैं उसको आप इग्नोर कर सको. चलो नेक्स्ट मिशन जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है विच इज़ ज्ञान भारतम मिशन. अब ज्ञान भारतम मिशन नहीं पढ़ के गए तो सबसे पहले क्या क्लिक करेगा कि ज़रूर कुछ एजुकेशन से रिलेटेड गवर्नमेंट जो है इनिशिएटिव या एफर्ट डाल रही होगी. नहीं, ज्ञान भारतम मिशन, दैट इज़ वेयर दैट पिटफॉल लाइज कि इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू डिजिटाइजिंग 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट्स. ठीक है, आयुर्वेदा पे, मैथ्स में, एस्ट्रोनॉमी में जो हमारी पुराना ग्रंथ पढ़े हुए हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स पढ़े हैं, तो गवर्नमेंट कह रही है हम उसको डिजिटाइज करेंगे सो दैट वो जो इन्फॉर्मेशन है, कंटेंट है, इज अवेलेबल टू ऑल एंड कुड बी फर्दर यूटिलाइज फॉर डेवलपिंग मोर बेटर थिंग्स इन इंडिया. Then there will be a repository created by the name of National Digital Repository of Indian Knowledge System. ठीक है, एंड ये जो सारा मिशन है ज्ञान भारतम मिशन कम्स अंडर द नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन वेयर द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू व्हाट, डिजिटाइज दी ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट. तो लिटरेसी से कंफ्यूज मत करना कि ज्ञान पूरे इंडिया में, ज्ञान भारतम की इंडिया में ज्ञान नहीं. मैन्यूस्क्रिप्ट्स को बेसिकली प्रिजर्व करने के लिए ये मिशन इंट्रोड्यूस किया गया है. दैट इज़ व्हाट यू नीड टू नो. Next question is with respect to what is the target of nuclear power capacity by 2047. गवर्नमेंट यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स नहीं पूछ रहे हैं, गवर्नमेंट बोल रही है कि न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी के क्या टारगेट्स हैं. तो मेरे को क्या क्या डेटा पता होना चाहिए इन ऑर्डर टू बी एग्जाम रेडी कि करंट कैपेसिटी क्या है मेरी अभी न्यूक्लियर एनर्जी में. इट इज़ 8 गीगावाट्स. 2031 तक हमारा टारगेट है उसको 22 गीगावाट्स तक पहुँचाने का. 2047 तक का क्या टारगेट है, 100 गीगावाट्स
तक पहुंचाने का कि हम जो पावर है वी आर जनरेटिंग विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स. सो 100 गीगावाट्स इज द राइट आंसर. 14th क्वेश्चन टॉक्स अबाउट ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ठीक है, तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, सबसे पहले उसके बारे में पता होना चाहिए. कुछ भी नहीं, सिंपल सा टर्म है. अगेन ये इंटरमीडियरी है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम क्या होता है? दे सर्व एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन हुम, जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं एंड उनसे फंड्स को मोबिलाइज करके ये पैसे किसको देती हैं? जिनके पास पैसे डेफिसिट में है. मतलब हाउस होल्ड्स यूजली इकोनॉमी में कंसिडर किया जाता है कि इनके पास पैसे सरप्लस में होते हैं, डेफिसिट में होते हैं जो प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं. सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? ये करते हैं. नाउ व्हाट इज दिस ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सबसे पहले इट कम्स अंडर आरबीआई. और ये किस ऑब्जेक्टिव से बनाए जाते हैं? दे आर फॉर्म्ड विद एन ऑब्जेक्टिव टू हेल्प अ पर्टिकुलर सेक्टर. जैसे मैं एग्जिम बैंक की, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक की बात करूं, तो ये किसके ऊपर फोकस्ड हैं? दे आर फोकस्ड बेसिकली टू सपोर्ट द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट सेक्टर ऑफ द कंट्री, मतलब द इंटरनेशनल ट्रेड सेक्टर. इफ आई टॉक अबाउट नाबार्ड, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? इनका ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड रीफाइनेंस दोज इंस्टीट्यूशंस विच आर इन रूरल क्रेडिट. नाफेड की बात करूं तो लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं ये टू फाइनेंसिंग एंड लॉन्ग टर्म लोन्स टू द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. क्योंकि अगर हम शेड्यूल कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं, एक तो वहाँ पे कॉर्पस ऑफ फंड्स इज नॉट दैट मच, प्लस द शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स कैन नॉट अफोर्ड टू एक्सटेंड द लोन्स फॉर 15-20 ईयर टेन्योर which any infrastructure project would require. ठीक है, तो क्या याद रखना है? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? इनको ये स्टेटस कौन देता है? ये आरबीआई देता है. बाय द वर्च्यू ऑफ दैट ये आरबीआई के रेगुलेशन एंड कंट्रोल में आते हैं. द एग्जाम्पल्स ऑफ विच इज DICGC, नाफेड, सिडबी, ये भी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं. तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? इट इज D, वेयर ऑल ऑफ देम आर all India financial institutions which are formed to promote or help a particular sector in the country. Next question is with respect to the two indexes being released. तो पहला एक इंडेक्स है जो हमने नहीं सुना होगा for sure, and hence the question which is with respect to global economic पॉलिसी अनसर्टनिटी. तो ये इंडेक्स कौन डेवलप करता है एंड ये इंडेक्स क्या मेजर करता है कि वर्ल्ड में कितनी अनसर्टनिटीज ऑन इकोनॉमिक फ्रंट इंक्रीज होने वाली हैं या एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर हो चुकी हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है कि इट इज़ रिलीज बाय आरबीआई. ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इट इज़ रिलीज बाय स्टीवन जे डेविस ऑन द वेबसाइट policyuncertainty.com. इसका जो इंडियन वर्जन है, जैसे मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स है, उसका इंडियनाइज वर्जन नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स कौन रिलीज करता है? नीति आयोग. तो हमारे जो भी ग्लोबल इंडेक्सेस है इंडिया ट्राई करता है उसका इंडियन वर्जन भी पब्लिश करे. तो इंडिया में क्या जो इसका इंडियनाइज वर्जन है किसका? इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टनिटी का है, इसको नीति आयोग करता है? नहीं, इट इज़ बीइंग पब्लिश्ड बाय आरबीआई. याद रखिएगा. एंड क्या पैरामीटर्स पे इवैल्यूएट करते हैं कि भाई जियोपॉलिटिकल रिस्क आजकल कितना बढ़ गया है, ट्रेड में अनसर्टनिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या और ज़्यादा गोइंग फॉरवर्ड. जैसे अभी ये टैरिफ का सीजन चल रहा है वेयर डोनाल्ड ट्रंप कभी टैरिफ्स को लगा देते हैं, फिर उसको रिकॉल कर लेते हैं, कोई ना कोई नया स्टेटमेंट. तो इससे क्या होता है? अनसर्टेनिटी तो इंक्रीज हो रही है बिकॉज आई एम नॉट सर्टेन कि इफ आई एंटर इनटू अ ट्रेड रिलेशन विद कंट्री एक्स तो ये क्या टैरिफ्स लगाएंगे, चाइना इसके ऊपर कुछ एक्शन तो नहीं ले लेगा, क्या ये इम्पोर्ट ड्यूटीज़ या एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ इंक्रीज तो नहीं कर देगा. सो उसकी वजह से ट्रेड में अनसर्टेनिटी इंक्रीज होती है. सो इन पैरामीटर्स के बेसिस पे आरबीआई इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स का इंडियन वर्जन रिलीज करता है एंड नॉट द नीति आयोग. तो ये चीज़ हमें याद रखनी है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ टॉकिंग अबाउट अ टर्म कॉल्ड एज री इंस्टेटमेंट इफेक्ट. तो बेसिकली इस बार ये इकोनॉमिक सर्वे में यूज़ हुआ था लेबर वाले चैप्टर में कि री इंस्टेटमेंट इफेक्ट क्या होता है. सो बेसिकली स्टूडेंट्स हमने ये सुना है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन हमारा कैपिटल इंटेंसिव हो जाता है तो लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता जाता है. क्यों? क्योंकि मैंने जो अपना प्रोडक्शन का प्रोसेस है उसको अब ऑटोमेट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ मशीनरी. सो आई वुड नॉट रिक्वायर मच ऑफ लेबर ड्यू टू विच अनएम्प्लॉयमेंट वुड इंक्रीज. अब रीइंस्टेटमेंट इफेक्ट क्या है? वो ये कहता है कि मान लीजिए कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो डेफिनेटली एक बार तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, क्योंकि मान लीजिए अभी तक प्रोसेस लेबर के थ्रू हो रहा था, प्रोडक्शन प्रोसेस, नाउ इट इज़ बीइंग डन बाय द मशीन
और द रोबोज और द ऑटोमेशन प्रोसेस। बट एट द सेम टाइम क्या होता है, लेबर की डिमांड इंक्रीज होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उस मशीन को चलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? अगेन ह्यूमन रिसोर्स ऑब्लिक लेबर की ज़रूरत है। तो री इंस्टेटमेंट इफेक्ट ये कहता है कि लेबर की डिमांड इंक्रीजेज ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ कि एआई इंट्रोड्यूस हुआ एंड हर तरफ देयर इज़ दिस न्यूज़ दैट इट हैज़ ईटन अप मैनी एंट्री लेवल जॉब्स। बट आप ये भी तो समझो कि अब एआई से एंट्री लेवल जॉब्स गई तो दूसरे टाइप्स की जॉब क्रिएट हुई, जैसे कि वी वुड रिक्वायर मोर ऑफ डेटा एनालिस्ट, वी वुड रिक्वायर मोर ऑफ ट्रेनर्स हु कुड ट्रेन द यूथ इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एक फ्रंट पे जॉब्स अगर डिमिनिश हो जाती है तो टेक्नोलॉजी आने से दूसरे लेवल पे जॉब्स क्रिएट भी तो होती है, एंड विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एआई। एंट्री लेवल जो वर्क इज डन, द प्राइमरी वर्क इज डन बाय एआई, बट अब हमें एआई में ट्रेन करने के लिए टीचर्स चाहिए, एजुकेटर्स चाहिए। अलॉन्ग विद दैट उनको एनालाइज करने के लिए जो भी डेटा प्रोड्यूस हो रहा है, डेटा साइंटिस्ट चाहिए, डेटा एनालिस्ट चाहिए। सो दैट इज व्हाट द रीइंस्टेटमेंट इफेक्ट सेज। इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जो हमने बोला था ना कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो डिस्प्लेस कर देती है लेबर को विच वॉज ऑलरेडी देयर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो डिस्प्लेसमेंट का उल्टा क्या हुआ? रीइंस्टेटमेंट। एंड रीइंस्टेटमेंट क्या होता है? इंक्रीज इन द लेबर डिमांड ड्यू टू and shared due to technology innovation. Next statement is with respect to the tax collection. तो कुछ statements हैं for all the Indian states. GST was the main source of revenue in their own revenue receipts. Now what do we mean by own revenue receipts? Own revenue receipt for a state means कि उन्होंने खुद के basis पे कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया, बोथ फ्रॉम द टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। मान लीजिए किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कि कोई बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो उनको उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, रिटर्न रिसीव हो रहा है, वो हो गया नॉन टैक्स रेवेन्यू। एंड डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू भी कलेक्ट होता है, तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज ओन टैक्स रेवेन्यू। तो अब स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ जो इंडियन स्टेट्स है उनका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज़ जीएसटी, विच इज़ राइट, क्योंकि जो दूसरे टैक्सेस हैं जो बचे कुचे, जैसे वैट है, देखा जाए तो पूरा का पूरा हट चुका है, एक्सेप्ट इट इज़ लेवीड ऑन सम ऑफ द आइटम्स, जैसे पेट्रोल हो गया, जैसे एल्कोहल हो गया, ठीक है। बट प्रोमिनेंट कहाँ से आता है टैक्स रेवेन्यू? इट इज़ जीएसटी। तो ये स्टेटमेंट सही है। अब इन्होंने स्टेट स्पेसिफिक पूछा है कि गुजरात हैज़ द हाइएस्ट शेयर ऑफ ओन टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ देयर टोटल टैक्स रेवेन्यू। ओडिशा हैज़ द हाइएस्ट शेयर ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो अगर हम गुजरात की बात करें, वो बोल रहे हैं कि उनका जो खुद का रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है उसमें टैक्स इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर। एंड ओडिशा की बात करें तो उनका जो ओन टैक्स रेवेन्यू है उनमें नॉन टैक्स रेवेन्यू इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर देन द टैक्स रेवेन्यू। आई होप इट इज़ क्लियर। फिर से समझा देती हूँ, जब ओडिशा गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उनका जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, ये स्टेटमेंट कह रहा है उनको नॉन टैक्स सोर्सेज से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होता है एज़ कम्पेयर टू द टैक्स सोर्सेज। गुजरात की बात करें तो ये बोल रहे हैं कि उनको जो टैक्स कलेक्ट होता है, सॉरी रेवेन्यू कलेक्ट होता है, तो टैक्स इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर टू द रेवेन्यू एज कम्पेयर टू द नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं? ये दोनों स्टेटमेंट्स में से सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, थर्ड स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि गुजरात डज नॉट हैज़ द हाइएस्ट शेयर ऑफ ओन टैक्स रेवेन्यू। इट इज़ द महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु जिसका रेवेन्यू कलेक्शन में टैक्स का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। तो ओन टैक्स रेवेन्यू को अगर बाइफरकेट करें तो टैक्स के बेसिस पे आता है, नॉन टैक्स के बेसिस पे। तो ऐसे कौन से दो स्टेट्स हैं जहाँ पे टैक्स इज कंट्रीब्यूटिंग मोर टू द रेवेन्यू? इज़ महाराष्ट्र हो गया एंड तमिलनाडु हो गया। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं आपसे एक क्वेश्चन कि लेट्स से सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कुछ ग्रांट्स दिए हैं, तो वो ओन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट होंगे? आप कहोगे मैम नॉन टैक्स रेवेन्यू में डाल सकते, नहीं। ओन टैक्स रेवेन्यू का मतलब जो स्टेट ने खुद की कैपेसिटी से जनरेट किया है। ग्रांट्स गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ ओन टैक्स रेवेन्यू। तो ये कॉन्सेप्ट जो क्लैरिटी है दैट सीजी के जो ग्रांट्स होते हैं डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि क्वेश्चन इस नुआंस पे भी आ सकता है, राइट? चलो
इसके साथ मुझे और क्या प्रिपेयर करना है ये भी कि कौन सा स्टेट है जिसका जीएसटी कलेक्शन सबसे ज़्यादा था, कौन सा स्टेट है जिसका जीएसटी कलेक्शन सबसे कम था। ये दोनों चीज़ें भी मुझे प्रिपेयर करके जानी है। ओके गवर्नमेंट ने अभी भारत ब्रांड इंट्रोड्यूस किया है, तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स आर सोल्ड अंडर भारत ब्रांड। जैसे कि गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले वन नेशन वन फर्टिलाइजर, ठीक है ना, एक ही पैकेजिंग होगी सारे फर्टिलाइजर की, तो अब गवर्नमेंट यही सेम चीज़ फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर भी करने लग गई है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है गवर्नमेंट का इसके ऊपर, टू कम्पीट विद द प्राइवेट प्लेयर्स जो अलग अलग अपने ब्रांड्स के अंडर राइस, व्हीट, पल्सेस बेचती हैं। क्योंकि अब सिर्फ एक ब्रांड होगा गवर्नमेंट का, विच इज़ भारत ब्रांड, जो गवर्नमेंट कह रही है। गवर्नमेंट इज़ नॉट इम्पोजिंग अ कंडीशन कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको अपने ब्रांड्स को चेंज करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट कह रही है कि हम अपने जो हम पल्सेस खुले में बेचते थे राइस या व्हीट, हम उसको एक लेबल दे रहे हैं बाय द नेम ऑफ भारत ब्रांड, सो दैट इट गिव्स अ सेंस ऑफ assurance in the mind of the consumers कि yes ये भी किसी ब्रांड का है एंड एक सर्टेन क्वालिटी अश्योरेंस के साथ, क्वालिटी चेक के साथ आया है। अनदर ऑब्जेक्टिव विच द गवर्नमेंट वांट्स टू अचीव इज टू कम्बैट इन्फ्लेशन, की गवर्नमेंट कह रही है मेरे ब्रांड का सामान खरीदो एज कम्पेयर टू द प्राइवेट प्लेयर्स, इट इज़ चीपर एंड द क्वालिटी इज ऑल्सो अश्योर्ड। तो भारत ब्रांड में कौन से फूड आइटम्स गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं? वन इज राइस, द अदर वन बीइंग व्हीट। ऑयल सीड्स एंड शुगर पे गवर्नमेंट इज स्टिल कॉन्टेम्पलेटिंग, हो सकता है अगले 6 महीने बाद ऑयल सीड्स एंड शुगर को भी इस कैटेगरी में डाल दे, बट करंटली इफ वी टॉक अबाउट इट इज जस्ट द राइस एंड व्हीट विच फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी, मेकिंग 1 and 2 as the right answer. Next question is with respect to periodic labor force survey. Now periodic labor force survey जो हर साल रिलीज होता है, 2017 से रिलीज होने लगा, which gives data about both the employment and unemployment trend in the country, ठीक है। तो उसके डेटा को बिल्कुल हमको टिप्स पे याद करके जाना है, नॉट दैट कि इसको इकोनॉमिक सर्वे से या बजट से कनेक्ट करके पूछेंगे, बट हो सकता है कि डायरेक्ट जैसे लेबर चैप्टर में से एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट में से क्वेश्चन आता है तो वहाँ से भी कनेक्ट करके पूछा जा सकता है। तो इस बार का जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है वो ये कह रहा है कि एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इंक्रीज हुई हैं। क्यों? क्योंकि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लेके आई, जिसकी वजह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई, जिसकी वजह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में जो वर्कफोर्स फॉल करती है, वर्कफोर्स क्या होती है? जिनके पास ऑलरेडी काम है। लेबर फोर्स क्या होती है? जो काम ढूंढ रहे हैं एज वेल एज जिनके पास काम है, दोनों का प्लस करके आता है लेबर फोर्स। बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्क फोर्स। तो वर्क फोर्स की कैटेगरी में सेल्फ एम्प्लॉयड जो वर्कर्स हैं उनका नंबर इंक्रीज हुआ है, विच इज़ राइट। क्यों इंक्रीज हुआ है? क्योंकि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट की स्कीम्स ने काफ़ी हेल्प करी है इंक्रीज करने में। अलॉन्ग विद दैट आजकल की जो जनता है दे आर लुकिंग फॉर फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट वेयर दे कैन वर्क एज पर देयर ओन स्वीट विश। सो दैट इज द रीजन विच हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड। क्योंकि अगर आप कहीं पे सैलरी बेसिस पे काम कर रहे होते हो, सो यू हैव टू वर्क एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉयर, बट इफ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड यू आर योर ओन मास्टर एंड यू कैन वर्क एज पर योर ओन स्वीट विश एंड टर्म्स एंड कंडीशंस। तो रेगुलर सैलरीड जो वर्कफोर्स है उसका नंबर डिक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जो है हमारा जो लोग शिफ्ट हो रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट देयर वाज अ डिक्लाइन सीन in the casual workforce. Is it a good thing or a bad thing? Obviously a good thing कि casual workers जो है उनका number decrease हो रहा है, showing that people are now moving towards either self-employment or to a formal setup where they are getting salary on the regular basis, which is regular salaried employed. So it is always good कि casual workers का number decrease हो, showing it definitely shows that better jobs ensuring monthly fixed salary to the workers. तो अब अपने आप सॉल्व करना, क्योंकि डेटा मैंने आपको हर तरफ से तोड़ मरोड़ के पढ़ा दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है टर्म, इसका मतलब क्या होता है? तो डेमोग्राफिक डिविडेंड एक टर्म है जो बताता है कि अगर हमारे कंट्री में वर्किंग एज पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। तो ऑब्वियसली
एनी कंट्री वुड वांट कि उनकी जो जनता का मेजॉरिटी हिस्सा शुड फॉल इन द कैटेगरी ऑफ 15 to 59 ईयर्स, 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स। मतलब ज़्यादा ना तो बच्चे होने चाहिए, ना ज़्यादा बूढ़े होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बूढ़े हैं तो गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिपेंडेंसी इंक्रीज होती है, और बच्चे हैं तो अगेन दे आर डिपेंडेंट, मतलब दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। द मोर नंबर ऑफ पीपल फॉलिंग अंडर दिस कैटेगरी, मतलब they are somewhere or the other involved in the economic activity leading to increase in the production of goods and service. इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड की अगर मैं बात करूं तो इट स्टार्टेड इन 2005-6 एंड एज पर द सर्वेज एंड स्टडीज डन तो इंडिया के पास अभी 2055 तक अपॉर्चुनिटी है टू रीप द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो ये पॉपुलेशन है फॉलिंग अंडर दिस कैटेगरी विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग। क्यों? क्योंकि एज जो है इंक्रीज होने लग जाएगी, एंड द एज इंक्रीजेस तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में डेफिनेटली इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है। पीपल प्रेफर टू टेक रिटायरमेंट आइदर ड्यू टू देयर हेल्थ पर्पस और मे बी सम और द अदर पर्पस। सो या डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब द इकोनॉमिक growth potential resulting from higher proportion of working age population compared to the dependent. Again a question from labor force survey जिसमें स्पेसिफिकली क्वेश्चन किस पे है? फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पे। तो मुझे पता होना चाहिए सबसे पहला डेटा कि इंडिया में 2017-18 के कंपैरिजन में फीमेल का पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स इंक्रीज हुआ है 23% से 41%। फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन मतलब दोज फीमेल्स हु आइदर हैव अ जॉब और आर लुकिंग फॉर जॉब। तो क्या उनकी तादाद इंक्रीज हुई है? इंक्रीज हुई है। एंड मेजरली कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब क्या अर्बन एरिया में ये चेंज ज़्यादा आया है या रूरल एरिया में ज़्यादा चेंज आया है? द चेंज इज ड्रिवन more in the rural areas where in 2017-18 25% of females were involved in or as a part of labor force, but in 23 it is 48, it has increased to 48% as compared to urban area। again repeat कर रही हूँ कि female labor force participation का नंबर जो increase हुआ है वो has it increased due to the coming from urban area or rural area? the answer is रूरल एरिया। क्यों इंक्रीज हुआ है? क्योंकि गवर्नमेंट अगेन बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेके आई है फॉर अपस्किलिंग, फॉर प्रोवाइडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जैसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हो गया, जो स्किल्स अपग्रेड करने के लिए कौशल विकास योजना हो गई। तो इससे क्या हो रहा है? स्किल्स एक्वायर कर रही हैं फीमेल्स एंड मोर फीमेल्स आर गेटिंग इनटू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फ्रॉम ट्रांजिशनिंग फ्रॉम केयर इकोनॉमी विच इज़ बीइंग अनरिवॉर्डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर। सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर क्या होता है? गवर्नमेंट का जो खर्चा होता है ऑन हेल्थ, एजुकेशन, वाटर सप्लाई, बेसिकली वहाँ पे एक्सपेंडिचर जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का in comparison to total government expenditure कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हुआ है लास्ट 4 सालों में। तो ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि वो मतलब इंक्रीज हुआ है गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट पूरे साल में जितना भी खर्चा करती है, गवर्नमेंट अब ध्यान दे रही है कि हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे आप देख रहे होगे मिशन लेके आई गवर्नमेंट कि हर घर जल कि पाइप ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना है, डेफिकेशन फ्री करना है। तो ये सारा क्या है? गवर्नमेंट सोशल सर्विसेज वाली स्कीम्स पे ही तो फोकस कर रही है। तो ये जो परसेंटेज है ये डिक्लाइन नहीं हुई है, ठीक है, ये इंक्रीज हुई है बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ नाउ स्टार्टेड फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एज वेल। अब एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, गवर्नमेंट हेल्थ पे भी एक्सपेंडिचर कर रही है, गवर्नमेंट एजुकेशन पे भी कर रही है। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज मोर देन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। गवर्नमेंट का हेल्थ पे ज़्यादा खर्चा हो रहा है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन। हेल्थ पे इट इज़ 18% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, एजुकेशन पे इट इज़ 12% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। तो मुझे क्या याद रखना है कि गवर्नमेंट का सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर कुछ सालों से इंक्रीज हो रहा है ज़्यादा। अगर मैं हेल्थ और एजुकेशन, दो मेन जो खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के, इज़ फर्स्ट ऑन हेल्थ एंड देन कम्स द एजुकेशन। सो मेकिंग डी एज द राइट आंसर बिकॉज दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ विद रिस्पेक्ट टू हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे. अब ये सर्वे के बारे में समझ लेते हैं कि सर्वे करता कौन है. इट इज़ डन बाय NSO विच कम्स अंडर MOSPI. इस सर्वे में बेसिकली गवर्नमेंट किस एरियाज पे, कौन से डोमेन्स पे डेटा कलेक्ट करती है. गवर्नमेंट डेटा कलेक्ट करती है ऑन कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर पैटर्न. क्या क्या चीज़ें कंज्यूम हो रही है, उन चीज़ों को कंज्यूम करने के लिए कौन से एरियाज में एक्सपेंडिचर हो रहा है. क्या रूरल एरिया में या क्या अर्बन, नहीं, बोथ अर्बन एंड रूरल हाउस होल्ड्स कौन सी चीज़ें मेजरली कंज्यूम करती है, जिस पे CPI बास्केट बनती है. जो हम कंज्यूमर प्राइस बास्केट बनाते हैं, ठीक है ना, जिसमें हम कौन से वो वाले आइटम्स डालते हैं जो इंडिया में सबसे ज़्यादा कंज्यूम होते हैं बाय द हाउस होल्ड. तो वो डेटा कहाँ से कलेक्ट होता है? फ्रॉम दिस HCES सर्वे ओनली. नो, why? Because in this survey government identifies what is the consumption pattern, what are the areas where the expenditure are done by the both urban and the rural household. सर्वे में निकल के आया कि एवरेज पर मंथ एक्सपेंडिचर जो है रूरल एरियाज में इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 1430 पर मंथ टू 3700 बोल लेते हैं. एंड अर्बन एरियाज में भी पर मंथ एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 2600 टू 6400. तो इससे मुझे क्या समझ आ रहा है, अर्बन एंड रूरल एरिया में पर मंथ जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर होता है कंजम्पशन आइटम्स पे, जैसे दूध, ब्रेड, अंडा, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब पे गवर्नमेंट, इस पे हाउस होल्ड्स का खर्चा ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स इंक्रीज हुआ है. सो मेकिंग D एज द राइट आंसर. ऑल्सो द गैप बिटवीन बोथ ऑफ देम हैज शोड अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड सजेस्टिंग फास्टर कंजम्पशन ग्रोथ. तो ये बिल्कुल सही है कि दोनों के बीच में जो गैप है कि अर्बन एरिया में कितना हाउस होल्ड्स खर्चा करते हैं पर मंथ बेसिस पे एंड रूरल एरिया में इज इट डिक्लाइनिंग. येस, इससे पता चल रहा है कि रूरल एरिया में भी इनकम जनरेशन हो रहा है एंड नाउ दे हैव स्टार्टिंग स्पेंडिंग मोर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस फ्यू ईयर्स. Moving on to the second last question, which talks about social and emotional learning. So it encompasses several core competencies. Which of the following is explicitly mentioned as a core component of SEL based on CASTLE framework? Now, what is this social SEL? It is basically, it talks about social and emotional learning. ये हमने कहाँ से derive किया? एक framework है CASTLE. ये CASTLE framework किसने develop किया? एक NGO है, उन्होंने develop किया and they focus on certain areas. कौन से एरियाज, वो एरियाज कहाँ तक लिमिटेड होंगे? एक इंडिविजुअल के सोशल एंड इमोशनल लर्निंग एंगल पे. तो बेसिकली दे आर डेवलपिंग एंड फोकस्ड ऑन सेल्फ अवेयरनेस, क्रिएटिंग सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग एंड रिलेशनशिप स्किल्स. दिस इज समथिंग यू हैव टू रटोफाई कि ये जो फ्रेमवर्क है इसमें कौन से टैंजेंट्स पे फोकस किया जाता है. मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन द नेशनल हेल्थ अकाउंट्स डेटा जो पब्लिश किया गया है. विच ट्रेंड हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड रिगार्डिंग हेल्थ एक्सपेंडिचर इन इंडिया. तो हेल्थ एक्सपेंडिचर से रिलेटेड डेटा कहाँ होता है? जैसे हाउस होल्ड कंजम्पशन से रिलेटेड HCES में होता है. हेल्थ पे क्या स्टैटिस्टिक्स हैं वो डेटा कोलेक्ट होता है नेशनल हेल्थ अकाउंट जो डेटा कलेक्ट होता है. सो द शेयर ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर इन टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर डिक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली. कि गवर्नमेंट टोटल जितना भी एक्सपेंडिचर कर रही है उसमें से जो हेल्थ पे एक्सपेंडिचर है वो क्या डिक्लाइन हो रहा है कंसिस्टेंटली या डिक्रीज हुआ है कंसिस्टेंटली? इसका आंसर है इंक्रीज हुआ है, डिक्लाइन नहीं हुआ है. क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ा कि टोटल एक्सपेंडिचर विच द गवर्नमेंट इज डन ऑन सोशल सर्विसेज वो भी इंक्रीज हो रहा है. तो फिर हेल्थ पे कैसे डिक्रीज हो रहा है? नहीं, वो भी इंक्रीज हुआ है. एंड द शेयर ऑफ आउट ऑफ पॉकेट सर्विसेज हैज़ इंक्रीज्ड सब्सटैंशियली. नहीं, वो डिक्रीज हुआ है क्योंकि इफ़ द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग ऑन द हेल्थ एक्सपेंडिचर तो गवर्नमेंट इज, दैट मीन्स गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ एक्सपेंडिचर्स. तो अब अगर गवर्नमेंट खर्चा कर रही है तो डेफिनेटली मुझे खर्चा कम करना पड़ेगा. तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट भी गलत है एंड ये स्टेटमेंट भी गलत है, विच मेक्स D एज योर राइट आंसर. तो मैंने क्या याद किया कि ये तो मुझे पता ही है, मैंने पहले ही पढ़ लिया था कि टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट जितना भी करती है एक साल में, हेल्थ पे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ना ही एजुकेशन पे, दोनों डिक्लाइन हुए, इंक्रीज हुए हैं. हेल्थ और एजुकेशन को कंपेयर करो तो हेल्थ पे ज़्यादा किया है गवर्नमेंट ने एज कम्पेयर टू एजुकेशन 18 एंड 12%. एंड क्योंकि अब अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है तो हमारे आउट ऑफ पॉकेट जो एक इंडिविजुअल को अपने आप से खर्चा करना पड़ता है फॉर फुलफिलिंग देयर हेल्थ एक्सपेंडिचर्स वो रिड्यूस हुए हैं. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इंक्रीज कर रही है. विद दिस वी मार्क द एंड ऑफ पार्ट 1 ऑफ दिस सेशन. मेक श्योर आप
जितने भी पॉइंट्स है उसको अच्छे से रिवाइज करो, बिकॉज अगर आप रिवाइज नहीं करोगे याद नहीं आएगा, एंड ये जितना भी आपने टाइम लगाया है सेशन को देखने में, ऑल ऑफ दिस विल गो वेस्ट. आई डू नॉट वॉन्ट कि इस टाइम, इस क्रूशियल टाइम पे आप जो भी टाइम लगा रहे हो, यू शुड मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ इट. नॉट दैट सिर्फ देखने को देख लिया सेशन एंड जब क्वेश्चन आया यू नॉट एबल टू रिकलेक्ट द डेटा और रीप्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन. आई विल सी यू सून विद पार्ट 2. टिल देन कीप स्टडिंग एंड स्टे ट्यून्ड.